Good morning students. Today we will start example number 3 of exercise 6.6. सबसे पहले आप इसकी स्टेटमेंट देख लीजिए. Prove that center of a sphere which touches the line this and this lie upon the conicoid this. ठीक है, एक स्फीयर है जो टच कर रहा है इस लाइन को भी और इस लाइन को भी टच कर रहा है. उस स्फीयर का जो सेंटर है इस कोनिकॉइड के ऊपर लाई करना चाहिए, ये आपने प्रूव करना है. यानी कि इस स्फीयर का सेंटर है वो इस कोनिकॉइड को इस कोनिकॉइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो सबसे पहले आपके पास जो लाइंस है, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल को. सबसे पहले हमने जो लाइंस की इक्वेशन है वो मैंने लिख ली. ठीक है, अब देखो सिंपल लाइन की इक्वेशन गिवन है. हमको स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास लाइन की होती है वो क्या होती है, एक्स माइनस ए अपॉन एल. ए बी सी अगर किसी लाइन के पासिंग पॉइंट है, एल एम एन किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स माइनस ए बाई एल, वाई माइनस बी बाई एम, जेड माइनस सी बाई एन. तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए मैं इसको कैसे लिखूंगी. सबसे पहले देखो इसको तो मैंने यहाँ पे वाई इन दोनों को तो मैंने इंटरचेंज ही कर दिया क्योंकि मुझे ये फॉर्म बनानी है. मैंने क्या काम किया, एम को अपॉन में लेके गए, वाई बाई एम हो गया. ठीक है, और यहाँ पे एक्स अपॉन 1 लिख दिया मैंने. ठीक है, मतलब इन दोनों को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगी, देखो एक्स एम हो जाएगा इक्वल टू वाई आ जाएगा. ये कंडीशन बन रही है, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. इन दोनों को मैं सॉल्व करके ऐसे लिख सकती हूँ. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल टू जेड इक्वल टू कोमा जेड इक्वल टू सी. अब सी को अगर मैं उस साइड लेके जाती हूँ तो जेड माइनस सी इक्वल टू 0 बनेगा. जेड माइनस सी हमारा इक्वल टू 0 आएगा. ठीक है, अब जेड माइनस सी इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए. अब देखो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया जेड माइनस सी अपॉन 0. अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराती हूँ, ठीक है, चाहे इससे कर लो चाहे इससे करा लो, हमारे पास कितना आ जाएगा, जेड माइनस सी इक्वल टू 0 ही आएगा. 0 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, एम की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, एम इंटू जेड माइनस सी इक्वल टू 0, तो जेड माइनस सी इक्वल टू 0 ही आ जाएगा. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब इन दोनों को एडजस्ट करके मैंने ऐसे लिख लिया. ठीक है, सिमिलरली सेकेंड वाले को भी ऐसे लिखोगे. ठीक है, इनको आप एक्स अपॉन 1 रखोगे, एम को नीचे लेके जाओगे तो वाई अपॉन माइनस का एम रह जाएगा और यहाँ से जेड प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा. उसको मैं जेड प्लस सी अपॉन में 0 करके लिखूंगी. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो जेड प्लस सी इक्वल टू 0 आ रहा है आपका. ठीक है, तो हमारे पास ये 2 लाइन की इक्वेशन हो गई. ठीक है, अब हमारे पास क्या गिवन है कि एक स्फीयर है, ठीक है, जिसका सेंटर हमारे पास मैंने सी कंसीडर कर लिया. लेट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बी सी. सी के कोऑर्डिनेट मैंने x1, y1 और z1 ले लिए. ठीक है, मेरे पास क्या गिवन है कि जो स्फीयर है इन दोनों लाइनों को टच कर रहा है. ठीक है, मैं फर्स्ट लाइन की बात कर रही हूँ, पहली लाइन की बात कर रही हूँ कि ये स्फीयर फर्स्ट वाली लाइन को टच कर रहा है. ये लाइन ये रही. ठीक है, इस लाइन का पासिंग पॉइंट मेरे पास क्या है, x माइनस 0, वाई माइनस 0, जेड माइनस सी. तो हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है वो किस पॉइंट में से पास हो रही है, 0 0 सी में से. तो मैंने ले लिया कि हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है उसका पासिंग पॉइंट क्या है, ए 0 0 सी. तो लेट 0 0 सी बी अ पॉइंट ऑन द लाइन 1. ठीक है, जिसको स्फीयर टच कर रहा है. ठीक है, उसके बाद मैंने क्या काम किया, मैंने ले लिया कि स्फीयर है इस लाइन को एम पॉइंट पे टच कर रहा है. ठीक है, मैंने ले लिया कि ये स्फीयर है इस लाइन को एम पॉइंट पे टच कर रहा है. ठीक है, तो मैं हमारे पास सी एम क्या हो गई, इस स्फीयर की रेडियंस हो गई. ठीक है, हमें पता है कि जो रेडियंस होती है वो हमेशा अगर कोई लाइन स्फीयर को टच करे उसकी परपेंडिकुलर होती है. रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन. ठीक है, तो हमारे पास जो एंगल बनेगा हमें 90 हो जाएगा. ठीक है, फ्रॉम सी ड्रा सी एम परपेंडिकुलर टू द लाइन 1, क्योंकि सी एम हमारे पास स्फीयर की रेडियंस है और स्फीयर की रेडियंस हमेशा लाइन के परपेंडिकुलर होती है. तो हमारे पास क्या होगा, जो ये एंगल बनेगा 90 का बनेगा. तो हमारे पास जो ए सी एम है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई. अब मैं इस ट्रायंगल का यूज़ करूँगी. ठीक है, आगे मैंने क्या काम किया, देखो मेरे पास गिवन है कि स्फीयर इस लाइन को टच कर रहा है. आपने इस स्फीयर के सेंटर को इस कोनिकॉइड पे दिखाना है. ठीक है, 2 लाइनों को टच कर रहा है. पहले मैं एक ही लाइन की बात कर रही हूँ, लाइन नंबर 1 की. ठीक है, अब देखो मेरे पास ए एम सी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई. मैं इस ट्रायंगल का यूज़ करूँगी. ठीक है, अब देखो ए सी में निकाल सकती हूँ. ठीक है, सबसे पहले मैंने ए सी निकाल दिया 2 डिस्टेंस फार्मूले से. ठीक है, डिस्टेंस फार्मूले से निकाल सकती हूँ ना, 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला, ए सी डिस्टेंस निकाल सकती हूँ. तो मैंने ए सी डिस्टेंस निकाल दिया और स्केयर भी कर दिया. तो डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता ही है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. ठीक है, उसके बाद ए एम भी निकाल सकती हूँ मैं, क्योंकि ए एम हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन है ए सी की. आपने लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्शन हम कैसे निकालते हैं. ए एम क्या है, रिफ्लेक्शन है, प्रोजेक्शन है ए सी की. तो प्रोजेक्शन निकालने का मेथड क्या होता है हमारे पास, ए एम हमारे पास प्रोजेक्शन है ए सी की ऑन लाइन ए एम के ऊपर. ठीक है, ये तो है ना, देखो हमारे पास जो ए एम है वो प्रोजेक्शन है किसकी, ए सी की. तो प्रोजेक्शन निकालने का मेथड क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास प्रोजेक्शन निकालने का मेथड क्या होता है कि अगर आपके पास ए एम इस लाइन की प्रोजेक्शन है तो आपके पास फार्मूला क्या होता है, इन दोनों का माइनस होता है,
x1 माइनस 0 इंटू में इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशो होते हैं वो आता है एल अपॉन अंडर रूट में एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र, ठीक है। ये होता है देखो मेथड, x माइनस ए इंटू में एल अपॉन अंडर रूट में एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र प्लस फिर दूसरा कोऑर्डिनेट y वाला कोऑर्डिनेट y माइनस में b ऐसे m इंटू अंडर रूट में एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र प्लस ऐसे z माइनस c इंटू थर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ डायरेक्शन रेशो n अंडर रूट में एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र। ये आपके पास फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेम फार्मूला लगा रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जेड की जगह x1 y1 z1 है और ए बी सी की जगह 0 0 c है। तो प्रोजेक्शन निकाल रही हूँ मैं ए बी ए एम प्रोजेक्शन निकाल रही हूँ ए सी की। तो हमारे पास क्या हो जाएगा x1 माइनस 0 इंटू में इस लाइन के डायरेक्शन रेशो जो हमारे पास 1m0 है, तो पहला l के प्लेस पे कितना है 1, तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एम स्क्र हो जाएगा, ठीक है। देखो x1 माइनस 0 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एम स्क्र हो जाएगा। ऐसे दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट्स, y1 माइनस 0 अपॉन में क्या हो जाएगा m अपॉन अंडर रूट में 1 स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस 0 का स्क्र, मतलब सेम आ जाएगा। ऐसे z1 माइनस c इंटू में देखो हमारा z1 माइनस में c आ जाएगा, इंटू में हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास जो n कोऑर्डिनेट है वो 0 है ना, डायरेक्शन को सही l है यहाँ में n है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा z1 माइनस में c इंटू में जो हमारे पास n की वैल्यू है वो तो 0 है, उसकी वजह से हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये l हुआ, ये m हुआ, n हुआ, n कोऑर्डिनेट तो हमारा 0 है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे n आ जाएगा, वो 0 है, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं देखो मेरे पास ये डिस्टेंस फार्मूले से आ चुका है, ये प्रोजेक्शन वाले मेथड से आ चुका है, ठीक है। तो मेरे पास सी एम रह गया, ठीक है। अब मैं सी एम को निकालने के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करूंगी, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एम सी में मुझे पता है कि सी एम तो हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूज माइनस में बेस, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर। तो मैं एस की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँगी जो मैंने ऊपर निकाल दी है, ए एम की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँगी जो निकाल दी है, स्क्वायर करा दूँगी, तो हमारे पास ये सी एम स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सी एम क्या है, सी एम क्या है, इस स्फीयर की रेडियंस, ठीक है, जो स्फीयर इस लाइन को टच कर रहा था। सिमिलरली मैं क्या काम करूँगी, अगर हमारा जो स्फीयर है वो सेकंड वाली लाइन को टच करेगा, सेकंड वाली लाइन में ये ले लूँगी, ठीक है। अगर हमारा स्फीयर इस सेकंड वाली लाइन को टच करेगा, मैं ले लूँगी एन पॉइंट पे टच करेगा, तो ऐसे मैं सिमिलरली सी एन निकाल लूँगी, ठीक है। सी एन का स्केयर जैसे सी एम का स्केयर निकाला, सिमिलरली सी एन का स्केयर निकाल लूँगी, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये स्फीयर है, स्फीयर की रेडियंस ऑलवेज इक्वल होती है, ये भी रेडियंस है, ये भी रेडियंस है, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे सी एम स्केयर इक्वल टू सी एन स्केयर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि रेडियंस है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बराबर होती है ना, रेडियंस तो इक्वल होती है, तो हमारे पास ये बराबर हो जाएगा, तो सी एम स्क्वायर इक्वल टू सी एन स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को आप इक्वल रख दोगे, इक्वल रखने के बाद आप सिंप्लीफाई करोगे, जब सिंप्लीफाई करोगे जो कॉमन आ रहा है कॉमन लोगे, जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट करोगे, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब देखो जो आपके पास रिक्वायर्ड कोनिकोड की इक्वेशन है जिसको सेंटर सेटिस्फाई करना चाहिए वो सेम ही नहीं है। एम एक्स के प्लेस पे x1 आ रहा है, y के प्लेस पे y1 आ रहा है, प्लस c z के प्लेस पे z1 आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है x y z के प्लेस पे x1 y1 z1 आ रहा है। x1 y1 z1 है क्या, सेंटर है स्फीयर का, इसका मतलब सेंटर के स्फीयर ने इस कोनिकोड की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, ये आपने प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द सेंटर्स ऑफ टू स्फीयर। आपने दो स्फीयर के सेंटर निकालने हैं, विच टच द प्लेन दिस एट द पॉइंट दिस एंड द स्फीयर दिस, ठीक है। आपने क्या काम करना है, दो स्फीयर के सेंटर निकालने हैं, फाइंड द सेंटर्स ऑफ टू स्फीयर। स्फीयर्स के ऊपर, दोनों स्फीयर्स के ऊपर कंडीशन क्या है कि स्फीयर इस प्लेन को टच कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर, और इस प्लेन में से भी पास हो रहा है स्फीयर, सॉरी इस स्फीयर में से भी पास हो रहा है स्फीयर, ठीक है। जिस स्फीयर के आपने सेंटर निकालने हैं वो स्फीयर में से भी पास हो रहा है, ठीक है। इस प्लेन को तो टच कर रहा है इस पॉइंट पे और स्फीयर में से भी पास हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, हम एक स्फीयर के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि दोनों स्फीयर के ऊपर सेम ही कंडीशन है कि दोनों स्फीयर इस प्लेन को इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं और स्फीयर में से पास हो रहे हैं, तो हम काम एक के लिए करते हैं, एक स्फीयर के लिए लेके चलते हैं और आंसर हम दोनों के लिए निकाल देते हैं, ठीक है। देखो मैं बता रही हूँ कैसे करते हैं। मैंने क्या काम कर दिया, लेट सी बी द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड स्फीयर, ठीक है। जो हमने सेंटर निकालने हैं ना, फाइंड द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, तो मैं एक स्फीयर की बात कर रही हूँ जिसका मुझे सेंटर निकालना है। लेट सी बी द सेंटर ऑफ अ रिक्वायर्ड स्फीयर एंड आर बी द रेडियंस विच टचेस द प्लेन दिस एट द पॉइंट 1 1 1, ठीक है। हमारे पास ये गिवन है, लिख दिया मैंने। देखो इसका मैंने इसकी फिगर भी बनी हुई है। हमारे पास ये स्फीयर है, ठीक है,
इस स्फीयर का हमने सेंटर निकालना है। ये स्फीयर इस गिवन प्लेन को इस पॉइंट पे 1 1 1 पे टच कर रहा है। मैंने ले लिया कि स्फीयर है जिसका हमने सेंटर निकालना है, इसको पी पॉइंट पे टच कर रहा है, और ये जो स्फीयर है ये जो हमारे पास गिवन स्फीयर है उसमें से पास भी हो रहा है। ठीक है, गिवन है ना हमारे पास। ठीक है, तो ये देखो आपके पास फिगर आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी हम एक स्फीयर की बात कर रहे हैं, दूसरे का रिजल्ट हमारा, क्योंकि दूसरे के लिए भी यही कंडीशन है कि जो दूसरा स्फीयर है उसका सेंटर भी हमने निकालना है, वो भी इसी प्लेन को इस पॉइंट पे टच कर रहा है और इस स्फीयर में से ही पास हो रहा है। तो अभी हम एक के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास सी सेंटर है, रिक्वायर्ड स्फीयर का हमने पीछे लिखा, ये रेडियंस होगी सी पी। ठीक है, मैंने ले लिया कि पी पॉइंट पे 1 1 1 पॉइंट पे इस प्लेन को ये टच कर रहा है। अब देखो सी पी इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट प्लेन 1, सी पी परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, दिख रहा है सभी को, सी पी क्या है, परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। तो इसका मतलब है कि जो लाइन सी पी है, ठीक है, उसके डायरेक्शन कोसाइन जो इस प्लेन के डायरेक्शन कोसाइन है उसके बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी इस प्लेन के ऊपर कोई नॉर्मल ड्रॉ करो, कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस प्लेन के ऊपर, ठीक है, अगर इस प्लेन के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो वो इस लाइन के पैरेलल हो जाना है। इस लाइन के पैरेलल हो जाने का मतलब है कि जो इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे, जिसके अगर आप ये नॉर्मल इस प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर रहे हो तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, जो प्लेन के डायरेक्शन कोसाइन है 1 2 2, अब ये इसके पैरेलल हुआ तो इसकी लाइन के भी वही डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, 1 2 2। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो सी पी लाइन है ये इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है कि सी पी के डायरेक्शन कोसाइन वही हो जाएंगे जो हमारे पास प्लेन के हैं। तो सी पी इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट प्लेन 1, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सी पी आर 1 2 2। ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, वो इसके डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे सी पी की। ठीक है, क्योंकि मुझे सेंटर निकालना है ना, सी निकालना है मुझे। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालूंगी। क्यों निकालूंगी? क्योंकि इस लाइन के ऊपर ही मेरा पॉइंट सी है जिसके मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन निकाल रही हूँ लाइन सी पी की, लाइन सी पी की इक्वेशन निकाल रही हूँ। तो ये हम क्या काम कर रहे हैं, इक्वेशन निकाल रही हूँ मैं सी पी की, क्योंकि मुझे सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं सी के। ठीक है, और सी इस लाइन के ऊपर है तो इसलिए मैं इसके लिए सी पी की लाइन इक्वेशन निकाल रही हूँ। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन सी पी पासिंग थ्रू पी पॉइंट, मुझे पता है कि ये जो सी पी लाइन है वो इस लाइन में से इस पॉइंट में से पास हो रही है। तो इक्वेशन का मैं इक्वेशन कैसे बनती है इस लाइन की, एक्स माइनस पासिंग पॉइंट एक्स माइनस 1 अपॉन सी पी के डायरेक्शन को साइन क्या है 1 2 2, तो एक्स माइनस 1 अपॉन 1, वाई माइनस 1 अपॉन 2, जेड माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन बन गई, सी पी लाइन इक्वेशन की जो पी पॉइंट में से पास हो रही थी और जिसके डायरेक्शन कोसाइन ये थे। तो लाइन निकालने का मेथड आपको पता ही है, अगर हमें किसी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट निकालना हो तो उसको इक्वल टू आर करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास इस लाइन सी पी लाइन के ऊपर मैंने पॉइंट कैसे निकाल लिया, उसको इक्वल टू आर लेके, तो हमारे पास सी सेंटर कोऑर्डिनेट ही आ जाएंगी। ठीक है, अब ये सी की क्यों आई, देखो इस लाइन के ऊपर आपको स्टूडेंट दिख रहा है, दो ही पॉइंट है, एक तो पी पॉइंट है और एक सी पॉइंट है। पी पॉइंट की तो कोऑर्डिनेट मुझे पहले ही पता है 1 1 1, तो दूसरा पॉइंट कौन सा हुआ, सी, तो ये सी के, तो यहाँ से जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी वो सी की कोऑर्डिनेट ही आएंगे। ठीक है, ठीक है, अब सेंटर कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, अब मुझे आर की वैल्यू निकालनी है, पुट करनी है, तो मेरे पास रिक्वायर्ड सेंटर आ जाएगा। ठीक है, अब आर हमारे पास क्या है, रेडियंस है, आर मैंने क्या ली हुई है, सी पी लिया हो ना, आर रेडियंस। ठीक है, इस स्फीयर की हमने रेडियंस लिया है, रेडियंस ली हुई है, कैपिटल आर से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, आर क्या है, रेडियंस ऑफ अ रिक्वायर्ड स्फीयर। ठीक है, जिसका हमने सेंटर निकालना है। ठीक है, वो हमारे पास सी पी है। अब मुझे सी के कोऑर्डिनेट पता लग चुके हैं, पी मुझे 1 1 पता है, तो डिस्टेंस फार्मूले से मैं आर की वैल्यू निकाल सकती हूँ। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला मैंने लगा दिया। अब इक्वेशन ऑफ अ गिवन स्फीयर, जिस गिवन स्फीयर के हमारे पास एक जो हमारे पास स्फीयर, जो हमारे पास रिक्वायर्ड स्फीयर जिसका हमने सेंटर निकालना है वो इस स्फीयर में से पास कर रहा है, उसकी इक्वेशन हमारे पास गिवन है, मैंने लिख दी। इस स्फीयर का मैंने सेंटर भी निकाल दिया और रेडियंस भी निकाल दी। ठीक है, अब मुझे क्या गिवन है कि जो आपके पास जो रिक्वायर्ड स्फीयर है वो गिवन स्फीयर को टच कर रहा है, उसमें से पास हो रहा है। ठीक है, अब वो टच कर रहा है, फिगर में तो आपको दिख रहा है कि आपके पास ये टच कर रहा है एक्सटर्नली, पर क्या पता वो अंदर से भी इसको टच कर रहा हो, इंटरनली भी टच कर रहा हो, तो हम यहाँ पे दोनों कंडीशन लिख के चलेंगे। ठीक है, नाउ द रिक्वायर्ड स्फीयर टच द गिवन स्फीयर थर्ड, एक्सटर्नली भी कर सकता है, इंटरनली भी कर सकता है। ठीक है, फिगर में तो ओनली हमने एक्सटर्नली दिखाया है, पर वो हो सकता है क्या पता है ये स्फीयर, ठीक है, उसको अंदर से टच कर रहा हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे दोनों कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है, अगर कोई दो स्फीयर आपस में एक्सटर्नली और इंटरनली टच करते हैं तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, तो क्या कंडीशन होती है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अगर एक्सटर्नली की बात होती है तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इक्वल टू सम ऑफ रेडियाई, अगर इंटरनली की बात होती है तो स्फीयर के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है, तो मैं दोनों कंडीशन यहाँ पे लेके चलूँगी। जो हमारे पास डिस्टेंस है सेंटर का, सी इंटू सी डैश इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई, एंड
डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई, ठीक है, सम की कंडीशन भी माइनस की कंडीशन भी। अब दोनों जो सेंटर्स मुझे पता है सी डैश ये है सी है, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पे दोनों रेडियंस की वैल्यू, एक रेडियंस ये है एक रेडियंस ये है, दोनों रेडियंस की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है स्केलिंग बोथ साइड करके, तो आपके पास यहाँ पे दोनों साइन चलेंगे प्लस माइनस के, तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो हमारे पास आर की ये वैल्यू आएगी, आर की ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास फर्स्ट स्फीयर का सेंटर आ जाएगा। एक बार हम नेगेटिव साइन लेंगे यहाँ से, ठीक है, तो हमारे पास आर की ये वैल्यू आएगी, इसको उठा के दोबारा से हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास दूसरे स्फीयर का सेंटर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दोनों स्फीयर के सेंटर आ चुके हैं, ठीक है। लेके हम एक ही स्फीयर चले थे पर दोनों स्फीयर कंडीशन तो एक ही सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, तो एक से हमने दोनों स्फीयर के सेंटर निकाल दिए, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 6। अब एग्जाम्पल नंबर 5 नहीं करना आपको, ये बाद में देखते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आता। एग्जाम्पल नंबर 6 करा रही हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टू टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर दिस विच पासिस थ्रू द लाइन दिस एंड दिस। आपने दो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। टेंजेंट प्लेन इस स्फीयर को टच कर रहा है और टेंजेंट प्लेन्स इस लाइन में से पास हो रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट सेम हम पहले एक टेंजेंट प्लेन की बात करते हैं, उससे ही क्योंकि दोनों टेंजेंट प्लेन के ऊपर सेम कंडीशन है, हम यूज़ एक का ही करेंगे अभी, ठीक है। उससे हम दूसरा बना देंगे, ठीक है। तो एनी प्लेन थ्रू द गिवन लाइन, हमें पता है कि अगर हमें दो लाइनों में से पास होता हुआ कोई प्लेन बनाना हो तो हम कैसे बनाते हैं प्लेन इक्वेशन। लाइन फर्स्ट प्लस के टाइम लाइन 2 इक्वल टू 0, तो फर्स्ट लाइन लिखी प्लस के टाइम सेकेंड लाइन लिखी इक्वल टू 0। 6 को भी उधर लेके जाओगे -6, 3 को भी उधर लेके जाओगे, यहाँ भी इक्वल टू में 0 लिखोगे, यहाँ भी इक्वल टू में 0, तब बनाओगे, ठीक है। फर्स्ट लाइन प्लस के टाइम सेकंड लाइन इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट अलग किया, वाई कोऑर्डिनेट अलग किया, जेड कोऑर्डिनेट अलग किया और कांस्टेंट टर्म हमने अलग कर दी, ठीक है। अब मेरे पास क्या गिवन है कि जो आपके पास जो टेंजेंट प्लेन है जिसकी इक्वेशन ये आई है वो स्फीयर को टच कर रहा है, ठीक है। देखो इफ द प्लेन 1, जो हमारे पास ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आई है जो मैंने दो लाइनों से बनाई है, हमारे पास ये मेथड होता है, वो किसको टच कर रहा है, इस स्फीयर को टच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि स्फीयर टेंजेंट, ये स्फीयर ये है, ये मेरे टेंजेंट प्लेन है। टेंजेंट प्लेन क्या होता है कि जो स्फीयर को टच करता है, ठीक है। तो ये टेंजेंट प्लेन स्फीयर को टच कर रहा है, इसका मतलब है कि जो ये डिस्टेंस होगा बिटवीन सेंटर ऑफ अ स्फीयर टू द प्लेन, यानी कि जो रेडियंस होगी स्फीयर की, ठीक है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा सेंटर का इस प्लेन के साथ वो किसके बराबर हो जाएगा, रेडियंस ऑफ अ स्फीयर। तो देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर 0 0 0, क्योंकि इस स्फीयर का सेंटर 0 0 0 ही है, ठीक है, ऑन द प्लेन 1 इक्वल टू रेडियंस ऑफ अ स्फीयर 2, ठीक है, ये है ना। देखो हमारे पास ये स्फीयर है, टच कर रहा है इस टेंजेंट प्लेन को, इसका मतलब है कि जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सी का इस प्लेन के ऊपर वो किसके बराबर हो जाएगा, रेडियंस ऑफ अ स्फीयर। इस स्फीयर की रेडियंस 3 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम इसके सेंटर से निकाल देंगे। सेंटर कोऑर्डिनेट क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 0 0, तो सेंटर आपको डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना था, देखो मैंने निकाला हुआ है, सेंटर कोऑर्डिनेट 0 0 0 है। ये प्लेन की इक्वेशन है आपके पास, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। तो क्या होता है मोड के अंदर 0 × x का कोफिशिएंट 0 ही हो जाएगा, प्लस 0 × y कोफिशिएंट वो 0 ही हो जाएगा, 0 × z का कोफिशिएंट वो 0 ही हो जाएगा, माइनस ऑफ दिस, मतलब माइनस का साइन है तो माइनस ऑफ दिस आ जाएगा, क्योंकि प्लस में सी होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि मेरा नेगेटिव साइन है ना आपके पास प्लेन की इक्वेशन में, ये आ जाएगा। नीचे हमारे पास क्या आता है, एक्स के कोफिशिएंट का स्केयर प्लस वाई कोफिशिएंट का स्केयर प्लस जेड के कोफिशिएंट का स्केयर इक्वल टू रेडियंस ऑफ अ स्फीयर कितनी है 3। सिंप्लीफाई करेंगे, के की दो वैल्यूज आ जाएंगे, के की दोनों वैल्यू उठा के अब यहाँ पुट कर दोगे तो आपके पास दो टेंजेंट प्लेन हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना आज के लेक्चर के लिए इनफ है। तो हमारी 6.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।